सबसे महत्वपूर्ण इकाई जी टिकट प्राप्त करने के लिए मदन मोहन झा हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी बाकी अगर ओवरऑल देखें तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले है, और इस समय कांग्रेस का टिकट मिल जाए आपको तो आपके लिए एकदम श्योर शॉट है कि आप पानी में नहीं डूबेंगे, आप नाव पर बैठे रह जाएंगे। चार्सी इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं कि वोट परसेंटेज क्या था पिछली बार, जी और उस हिसाब से तो सबको नजर आया कि नीतीश कुमार की कमी हिसाब दिख रही है महागठबंधन में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात की, जहां हमने शुरुआत से ही आपको ऐसी खबरें दी है जो आगे चल के आगामी राजनीतिक परिदृश्य का सूत्रधार बनती है। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने सबसे पहले आपको आरजेडी के पावर सेंटर के बारे में बताया था, फिर जेडीयू की बारी आई, उनके पावर सेंटर के बारे में बताया था। उसके बाद फिर आई थी बीजेपी की, एनडीए खेमे से बीजेपी की पावर सेंटर की बारी आई थी, हमने उनके भी बारे में बताया था। तो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो महागठबंधन के जो सबसे बड़े जो नेशनल एक पार्टी है उनकी बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में कहाँ कहाँ है पावर सेंटर, हम उसके बारे में आपको आज बताएंगे। अगर आप भी हैं कांग्रेस के टिकटार्थी, अगर आप भी हैं उस रेस में, तो ये शो बिल्कुल आपके लिए है। तो आप एकदम दिल थाम के हो जाइए तैयार। अगर हाथ में अगर चाय रखे हैं तो उसको कस के थाम लीजिए या फिर जल्दी जल्दी पी लीजिए, इसलिए क्योंकि हम जो बातें आपको बताने वाले हैं ये आगे जाकर के आगामी राजनीति का सूत्रधार बनने वाली है। तो कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है जल चढ़ाने वाली बात आ रही है। आपको कहाँ कहाँ जाके जल चढ़ाना है, किन किन दरवाजों पे जाके आपको दस्तक देनी है, जिससे आपको टिकट स्वरूपी जो फल है उसकी प्राप्ति हो सके, इसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाके दस्तक देना है। तो विशेष बात जो है, आज सब बातें हमको आपको बताएंगे भारत लाइव के जो संपादक है नमन मिश्रा जी। तो नमन मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए, जो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बताइए, जो इसकी क्या मौजूदा महागठबंधन में क्या स्थिति है, उसके बाद जो टिकटार्थी है उनको कहाँ जाके जल चढ़ाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है कि टिकट कहाँ मिलेगा। उससे पहले जान लीजिए कि टिकट कितना मिलेगा कांग्रेस, कितना मिलेगा जी। मौजूदा गठबंधन में कांग्रेस की बल्ले बल्ले है जी। बता रहा हूँ आपको कि जितने दल घटेंगे उतना ही कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस के आला कमान के लोग हमेशा डिजास्टर जो होता है ना, डिसीजंस वो लेते हैं जी। जहां बिहार में मांझी जी और कुशवाहा इन लोगों के हटने से बहुत फायदा है कांग्रेस का जी। और ये बात राजद भी कह रही है जी। लेकिन कांग्रेस समझ नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, मांझी जी को भी साथ में लेंगे, रालोसपा को भी साथ में लेंगे, यहाँ तक कि बाकी दलों को भी और साथ में लेंगे। पप्पू यादव को साथ में लेने की बात चल रही है, जेएमएम आएगा, सीपीआई आएगा, इन सभी को साथ में लेंगे। घटेगी किसकी सीटें? आपकी कटेंगी मालिक। 40 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था 2015 में जी, और समीकरण आपके फेवर में था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट तो था ही, जो जितना भी वोट रहा जी। और उसके अलावा आपने लालू का वोट लिया, आपने नीतीश का वोट लिया, आपके 27 लोग जीत के आए जी। आज आपके 26 विधायक हैं, एक विधायक एमपी बन गए हैं। तो इस हिसाब से आपको तो ताकतवर तरीके से और समीकरण जोड़ना चाहिए था। आपको अपनी सीटें बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए था कि मैं ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा, ज्यादा सीटें जीत कर लाऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक गेम है, करे तो क्या करे, इनकी भी मजबूरी है। यहाँ राजद ये बात सोच रही है कि हम तो हरा ही दिए थे भाजपा को 2015 में, नीतीश रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। वहीं कांग्रेस थोड़ा यथार्थवादी सोच रखी हुई है, मेन उनकी भी गलती नहीं है। नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज था 2015 में, वो 2020 में इन लोगों को मिल तो नहीं रहा है। हाँ, ये तो बटाधार साथ में है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सब कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है, और ये बेचैनी अब आलाकमान तक पहुंच गई है। देखिए, कांग्रेस के अच्छे खासे विधायकों की संख्या नीतीश कुमार के संपर्क में है जी। और इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अशोक चौधरी 2015 में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो जदयू में है, और उनके द्वारा दिए गए टिकटार्थियों को बेचैनी तो होगी ही ना कि ऑब्वियसली नीतीश कुमार सत्ता में है, नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा लोग भनक लगा रहे हैं। भाजपा के साथ है, भाजपा और नीतीश का वोट परसेंटेज पिछले साल जुड़ गया है, तो किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, अकेले जीत जा रहे चुनाव। लेकिन खैर उसमें लालू का फैक्टर था। लेकिन
टिकटार्थी इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं कि वोट परसेंटेज क्या था पिछली बार जी। और उस हिसाब से तो सबको नजर आया कि नीतीश कुमार की कमी हिसाब दिख रही है महागठबंधन में। जी। तो जो यहाँ के टिकटार्थी, आप बंटी चौधरी की बात कर लीजिए, आप अजीत शर्मा की बात कर लीजिए, आप मुन्ना तिवारी की बात कर लीजिए, सुदर्शन की बात कर लीजिए, सिद्धार्थ की बात कर लीजिए, नाम अनगिनत हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के माध्यम से चुनाव लड़े थे और इनकी बेचैनी लाजमी है। इन्होंने खर्च किया है, इन्होंने समय में बिताया है उस क्षेत्र में, पुनः विधायक बनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इनके रास्ते खुले हुए हैं। अब डर पार्टी को ये लग रहा है कि उस इल्यूसिव जो वोट परसेंटेज है नीतीश का, उसके चक्कर में ये लोग नीतीश की तरफ भाग मत जाए। तो कांग्रेस क्या चाह रही है कि सारे दलों को जोड़कर रखते हैं, 10-10, 5-5% भी सबका अगर वोट होगा तो हमें मिल जाएगा वो। तो आपको लगभग समझ में आ गया कि नीतीश और राजद और कांग्रेस के बीच अलग अलग क्यों समीकरण बन रहे हैं और दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें क्यों चल रही हैं। दो स्ट्रैटेजी है। देखिए, जब ओपनिंग बैट्समैन उतरता है तो एक बैट्समैन सोच सकता है कि विकेट बचा के चलना है, एक सोचता है कि यही तो मौका है, 9 विकेट बचे हुए मारते हैं। ये दोनों तरफ अलग अलग सोच है, लेकिन दोनों को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। राजद सोच रही है कि वो बचा के चलेगी, वो अकेले खेलेगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि नहीं, बचा के चलना चाहिए विकेट। और इसी परिस्थिति में कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस को देखिए वर्तमान परिस्थिति में 50 टिकट मिल रहा है जी, 50 सीट कांग्रेस को बिल्कुल मिल रहा है, कोई काटने वाला नहीं है। राजद भी इसके लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसको पैरोकारी करनी पड़ेगी कि राजद को भी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े या कम से कम 120 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस में राजद को लड़ना पड़े। ये कांग्रेस को बोलना पड़ेगा और यही कांग्रेस नहीं बोलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि राजद, अभी जो आपको खबर आई होगी कि तेजस्वी यादव और अमित शाह की मुलाकात हुई है, भूपेंद्र यादव ने कराया है, नित्यानंद राय ने कराया है, दोनों यादव हैं, इधर भी यादव है, अमित शाह से मुलाकात की बात है, तो कांग्रेस को डरना लाजमी है। अब जब खुद सोच लीजिए, सिंधिया जब पार्टी छोड़ देते हैं, अशोक पायलट की बात आ जाती है, सचिन पायलट की बात आ जाती है, समझिए कांग्रेस का डरना लाजमी है। कांग्रेस का हर डर लाजमी है, मैं कहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं बताता हूँ आपको, 50 टिकट तो कांग्रेस को मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछली बार 40 सीटें थी, 40 सीटों पर लड़े थे तो 27 जीत कर आए थे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अब आप एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का टिकट कोई नया व्यक्ति क्यों चाहे? जी, इसके पीछे एक समीकरण है। कांग्रेस ने पूरी डिस्कवर कर लिया है और कांग्रेस बाकी वोट बैंक में सिंधमारी करे न करे, अगर सवर्ण बहुल इलाका है तो कांग्रेस वहाँ से बाजी मार सकती है। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ। इन ऐसे बिहार के 80 सीटें हैं लगभग जहाँ पर सवर्णों की बहुलता है और कांग्रेस ट्रेडिशनली इनकी पार्टी रही है। तो इस हिसाब से कांग्रेस को उसी सलीके से राजद भी यूज़ करेगी और राजद भी उसी से सीटें देंगी। अब पटना की सीट पर थोड़ा सा मुझे शक है। पटना के कुछ सीटें जहाँ कांग्रेस का आधिपत्य रहा है, उस पर राजद इस बार अपना हस्तक्षेप कर सकती है, ये लगभग तय लग रहा है मुझे। लेकिन बाकी अगर ओवरऑल देखें तो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले है और इस समय कांग्रेस का टिकट मिल जाए आपको तो आपके लिए एकदम श्योर शॉट है कि आप पानी में नहीं डूबेंगे, आप नाव पर बैठे रह जाएंगे। तो एक जो बात जो सामने आ रही है, कांग्रेस अगर जहां लोगों को महागठबंधन में एक सूत्र में पिरोना चाहती है, लोगों को बांध के चल रही है, ऐसा कहता है कि दूध का जला हुआ फूक फूक के भी पीता है। तो ऐसी ही बातें, यही जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस की हो रही है। जब सचिन पायलट इधर एक तरफ डमाडोल की स्थिति में, तो ऐसे कंडीशन में कांग्रेस जो है सबको बांध के ही आगे बढ़ने में यकीन रख रही है। और वहीं तेजस्वी यादव जो है, राजद जो है, फ्रंट फुट पे आके ओपनर बैट्समैन की तरह, दिलशाद की तरह बैटिंग करना चाहते हैं। तो और जो बात हो रही थी, जैसे कि कल आपने जो बताया था, हम लोगों ने जो बात की थी, उसमें आए थे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में आए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी नए जिन पदों चेहरे की बात हो रही थी मुख्यमंत्री पद के रेस में, उनकी कहीं ना कहीं जो है पीछे उनका जो है इतिहास जो है वो बहुत खानदानी कांग्रेसी। और तो ऐसे में जो फायदा मिलने वाली बात कर रही थी वो तो लाजमी वाली बात हो जाती है। लेकिन आज जो है हमारा सवाल आपसे है, जो आप लोगों जो टिकटार्थी है, बहुत सारे टिकटार्थी हैं जो ये शो देख रहे हैं, तो उन्हें ये बता दीजिए, जो अगर उनको कांग्रेस से टिकट चाहिए तो उनको कहाँ जाना होगा? सबसे पहला नाम किनका आ रहा है? पहला नाम तो कांग्रेस में जब भी जहां भी बात कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है जी। प्रदेश अध्यक्ष हर बार हर जगह, अशोक चौधरी ने देखिए कितने नए लोगों को मौका दिया था, अपने सहूलियत से उन्होंने टिकट काटा और दिया था। मैंने उस चीज़ों को महसूस किया था। हम बता दें आपको कि हमारी कंपनी IT सेल का काम करती थी कांग्रेस के लिए, और उस दौरान बहुत नज़दीक से मैंने महसूस किया था कि कैसे अशोक चौधरी का एक अच्छा खासा प्रभाव था उस टिकट को देने में। तो वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है।
और ये कह देना कि आज के डेट में कि मदन मोहन झा बहुत इम्पोजिव नहीं है, वो किसी की पैरवी नहीं करते हैं, ना किसी का भला ना किसी का बुरा, ये बहुत हल्की बात हो जाएगी जी। प्रदेश अध्यक्ष का हस्तक्षेप बहुत बड़ा होता है। आंख नाक कान आला कमान का यहाँ पर मदन मोहन झा है, और ये बाकी आसपास जितने भी मैं कहूँगा बरसाती फतिंगे लोग हैं, उनका राजनीतिक टर्म यही सही होगा, बरसाती फतिंगा। किसी कहीं बिजली चमकती है देखिएगा, बरसात में फतिंगा वहाँ उड़ना शुरू कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पंख है तो वो सुबह तक ही उड़ जाएंगे या रोज उड़ेंगे, वो एक रात का उनका उड़ना है। और ऐसे कई हेलीकॉप्टर छाप नेता है, तो उन लोगों का मैं पहले बता दूं कि उनके पास जाना आपके लिए कितना घातक हो सकता है ये भी समझ लीजिए। बीच में खबर इन लोगों ने उड़ा दी थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, क्या बदले प्रदेश अध्यक्ष? हमने खिलाई थी खबर के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। चुनाव में कौन अपना पैर काटेगा? राहुल गांधी के बारे में जरूर फेमस किया जाता है कि बहुत चलाक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बहुत सधे हुए नेता है। वक्त की मार है दोस्त, वक्त की मार है। और नेगेटिव जो कैरेक्टर असैसिनेशन एक दौर चला था उसके वो विक्टिम है। अदरवाइज ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव पॉलिटिशियंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आज जब कोरोना के दौरान उस व्यक्ति ने कहा था कि कोरोना बहुत घातक है, आप इसके लेकर लॉकडाउन कीजिए और फ्लाइट्स को रोकिए, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुना था। और आज उसकी स्थिति है कि बिहार में 1,000 एक दिन में लोग निकल रहे हैं। बाकी देश के राज्यों की बात क्या करें, जब बिहार से 2,000 निकल रहे हैं। खैर इन सब चीज़ों पर नहीं पड़ते, लेकिन मदन मोहन झा का हस्तक्षेप बहुत बड़ा है। सवर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण है, और उस साइड का ब्राह्मण है जहाँ कांग्रेस का अच्छा खासा बहुत मिथिलांचल। आपको बता दें कि मदन मोहन झा नागेंद्र झा जी के पुत्र हैं। नागेंद्र झा बिहार सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और दरभंगा जिले से आते हैं। मिथिलांचल देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि मदन मोहन झा चोर दरवाजे से आए थे, राजनीति एमएलसी जरूर हैं, लेकिन चुनाव लड़कर आते हैं। और बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने इनको मंत्री बनाया था। ये आपको बता दूं कि उस समय खबर चली थी कि 4 मंत्रालय मिल रहे थे, और नीतीश कुमार के फर्स्ट चॉइस शिक्षा मंत्रालय के तौर पर मदन मोहन झा थे। अशोक चौधरी ने मदन मोहन झा का पत्ता काटकर अपना वहाँ नाम लिखवाया था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको वो प्रायोरिटी मिली, वरना ये शिक्षा मंत्री बन रहे थे। लेकिन वो सब बातें अपनी जगह पे। फिलहाल हम टिकटों की बात कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, बक्सर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, या फिर आप वैशाली से हैं, मैं आपको बता दूं इन 3 जगहों का नाम मैंने बहुत खास तौर पे इसलिए भी लिया है क्योंकि जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। अगर आप इन जगहों से हैं, खगड़िया से हैं, तो आपको मदन मोहन झा की आवश्यकता है। आप उनके पास ही जाइए तो ज़्यादा सही होगा। देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो अंतिम समय में दौड़ होती ही है। लोग दिल्ली जाकर बैठे रहते हैं टिकटों के लिए बिहार निवास में, लेकिन उस बिहार निवास के कमरे से बाहर निकलने का जो टिकट है ना, वो भी वहाँ नहीं मिलता है। और यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बता दूं कि मदन मोहन झा से अगर आपकी पटती है तो आपको टिकटों की प्रबल संभावनाएं है। यही व्यक्ति, आप सोचिए ना, खुद सोचिए, अगर मदन मोहन झा चाहें तो वो धीरे से कोई सीट अगर राजद मांग रही हो और वो छोड़ दे, तो वो जब सीट ही नहीं मिलेगी तो टिकट आपको कहाँ से मिलेगी? बात समझिए, जहाँ बात कट सकता है मैं वही समझा रहा हूँ। समझने वाले के लिए सारा काफी है। आगे बढ़ते हैं अगले नाम पर। अगले जो नाम है वो तो शक्ति सिंह गोयल का नाम हमको जहाँ तक दिख रहा है। प्रभारी की भी भूमिका हमेशा अच्छी रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी जी बिहार के प्रभारी थे, और अशोक चौधरी और उनका अनुराष्ट्रीय संबंध था। देख लीजिए उनका और दोनों का हटना एक साथ लगभग हुआ था। हालांकि जिस तरह से मौजूदा स्थिति में शक्ति सिंह गोहिल जी ने एक महागठबंधन की जिम्मेवारी भी उठाते हुए माधी जी से मिलना, तेजस्वी जी से मिलना, ये सब कुछ किया है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं सीपी जोशी से ज़्यादा इनका हस्तक्षेप बिहार में है। और ये इनके मन से है, ये चाहते हैं कि बिहार में इंटरेस्ट लेकर बिहार में चाहे रहना हो। अब देख लीजिए ना सीपी जोशी कैसे आते थे, कब जाते थे, कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं। एक अलग तरीके की उनकी राजनीति थी। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे नहीं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे, अशोक चौधरी से बात करेंगे, चले जाएंगे। और ये राजनीति अलग है। ये यहाँ प्रवास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, 1 to 1 लोगों से बात करते हैं। देखिए कल ही प्रभारी इन्होंने बनाया है अलग अलग क्षेत्रों का, और युवाओं को मौका दिया है। मैंने कई युवा चेहरे देख के मैं चौंक गया था कि ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिला जिनकी उम्र 30-32 साल है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है, चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये बड़ी बात है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। और वो पिछली बार भी देख ली राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह से उन्होंने लेटर लिख दिया था तेजस्वी यादव को और इम्पोज किया था कि कांग्रेस की बात को अपमानिए।
और उन्होंने साबित भी कर दिया था कि कहीं राजद ने एक धोखा सा दिया था। हाँ, शक्ति सिंह गोहिल जो है वो शायद अहमदाबाद से आते हैं, गुजरात से आते हैं, और शक्ति सिंह गोहिल अभी जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उनके बारे में जैसे आप सीपी जोशी जी के बारे में बात कर रहे थे कि वो जब आते थे तो पता भी नहीं चलता था, कार्यकर्ताओं तक को भी नहीं खबर होती थी, छुप के मीटिंग्स होती थी, कार्यकर्ताओं को बाहर बंद कर दिया जाता था, गेट लॉक कर दिया जाता था और कार्यकर्ता बाहर नारे लगाते थे निगेटिव और वहीं रह जाते थे। और एक तो नेता मैंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर छाप नेता है उनको तो कितने दिन तक बाहर इंतजार कराया गया था, वो अंदर उनको आने के नसीब नहीं होती थी। खैर छोड़िए इन सब बातों को। फर्क तो दिख रही है कि शक्ति सिंह गोहिल जी अगर चाय भी पीने जाते हैं तो वो भी चर्चा की नहीं, देखिए बिल्कुल चर्चा चाय जो इनका इंटरेस्ट है, बिहार की राजनीति में, एंड दैट शोज वो दिखता है। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति का बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट इतना है, जो डायरेक्ट लिंक है बिहार अध्यक्ष और केंद्र नेतृत्व के बीच में, उस व्यक्ति का टिकटों में हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं तो अभी से ही मुझे खबरें आ रही हैं कि कई लोग जाकर अभी से मिलना और उनके सामने बूट पालिश शुरू कर दिया है लोगों ने कि मुझे टिकट चाहिए सर, आप ही दिला सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि देखिए शक्ति सिंह गोहिल ना तो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, ना मदन मोहन झा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन है। अगर आप एक के पास है तो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं और आपको सेम जो वाइब्स हैं वो मिलेंगी। तो इन दोनों में, या फिर आप जो अगला नाम लेने जा रहे हैं राठौर जी का, इनका भी नाम वैसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये एक साथ ही काम करेगा। इन तीनों का जो भी फाइनलाइजेशन ऑफ टिकट्स होंगे ये एक बराबर ही होंगे। लेकिन इसके अलावा पावर सोर्सेस और हैं। मैं बता दूं कि मुकुल वासनिक हैं जो कि बिहार की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और मुकुल वासनिक के डायरेक्ट कहा जाता है बिहार में रिप्रेजेंटेटिव है खुद प्रेमचंद मिश्रा। अब प्रेमचंद मिश्रा बिहार में कितना टिकट दिला सकते हैं इस बात पर तो बहुत शक है, खुद कांग्रेस के लोगों को भी शक होता है। लेकिन मुकुल वासनिक का बिहार की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप है, लेकिन वो पर्दे में कहीं नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनकी वहाँ कहीं ना कहीं पहुँच है और उनकी वजह से बिहार की राजनीति प्रभावित होती है। इसके अलावा कुछ और चेहरे हैं, दिग्विजय सिंह का चेहरा है। दिग्विजय सिंह के पास भी अगर आप जाते हैं तो बिहार के संदर्भ में, बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, बिहार के संदर्भ में उनका हस्तक्षेप अभी भी जारी है। वो अभी भी बिहार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और कई बार जब वो बिहार आए हैं तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा एक और प्रभारी हैं अजय कपूर, इनका भी लगभग हस्तक्षेप उतना ही है, लेकिन मुझे लगता है शायद राठौर जी के या फिर शक्ति सिंह गोहिल जी के हिसाब से इनका थोड़ा हस्तक्षेप कम रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगर आप इन लोगों से में से किसी के पास टिकट के लिए जाते हैं तो ये आपको रास्ता वहीं दिखाएंगे, दिल्ली का अकबर रोड का, जहाँ जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय लेना होगा और आपको देना होगा किराया बिहार निवास का, या पहाड़गंज के किसी होटल में आप किराए पर रूम लीजिएगा और डेली वहाँ पे बड़ा पाव खाकर इंतजार कीजिएगा कि कब राहुल गांधी के ऑफिस से फ़ोन आएगा और आप जाकर उनके कहिए कि देखिए सर, ये मेरा बायोडाटा है, ये मैंने काम किया है, ये मेरा पेपर कटिंग है और ये सीट है जहाँ से मेरे जो नज़दीकी दोस्त हैं, सहयोगी हैं, वो इतना मार्जिन से जीते हारे थे, हम जीत सकते हैं जनाब। और घूम फिर के वही होगा। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप एक काम कीजिए, शक्ति सिंह गोहिल जी से मिल लीजिए, पुनः आपको वहाँ से यहीं भेज दिया जाएगा। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम मुझे लगता है कि छूट रहा है वो है तारिक अनवर जी का। हाँ देखिए, ये नाम हो सकता है, जहाँ एमएलसी चुनाव के दौरान किस तरह से नाम आया, फिर एमएलसी के तौर पर तो उनको घोषित कर दिया गया था, बाद में बदला गया और समीर जी को लाया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि ये जरूर आए हैं एनसीपी से, लेकिन इनका कद कांग्रेस में हमेशा बढ़ा रहा है। सोनिया गांधी जी की नज़र में इनका कद हमेशा रहा है, ये शुभचिंतक माने जाते हैं कांग्रेस के हमेशा से, और गांधी परिवार के शुभचिंतक के अलावा बिहार की राजनीति के डायरेक्ट ये कहा जा सकता है इंटरप्रेटर हैं उनके पास। तो आप देख लीजिए, जहाँ एक तरफ एमएलसी में नाम इनका घोषित कर दिया गया था, वहीं प्रदेश अध्यक्ष में भी इनका नाम आगे चल रहा था और जो अफवाह उड़ाई गई थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि तारिक अनवर बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में, अगर आप सीमांचल के एरिया से आते हैं तो इनका प्रभाव है, इनके रिकमेंडेशन का आपको फायदा हो सकता है। अन्यथा बिहार के अन्य जिलों की बात अगर कीजिएगा अन्य, तो बहुत ज़्यादा इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। ये खुद नहीं चाहेंगे कि उस राजनीति में पड़े, क्योंकि इनको खुद चुनाव लड़ना होता है। जी, अगर आप तारिक अनवर जी की बात करें तो वो उन्होंने 1999 में बिहार ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और एनसीपी का गठन किया था। तो वो गठन करने वाले वो जो प्रमुख नेता थे उनमें से ये भी एक तारिक अनवर जी प्रमुख रहे थे, और वापस जो है उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी 2018 में आकर के की है। और ये कटिहार,
और कटिहार क्षेत्र से 5 बार लोकसभा जा चुके जी। हैं और 2 बार राज्यसभा अभी तक जा चुके जी। हैं। तो ऐसा जो एक नाम है, जो इतना एक्सपीरियंस इंसान हो, जो कांग्रेस, लेकिन इनका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है, मैं वही बोल रहा हूँ, इनका जी। अधिकार क्षेत्र सीमांचल तक बहुत सीमित है। वहाँ के कोढ़ा है, कदवा है, इन सब सीटों पर जी। इनका समीकरण हो सकता है, लेकिन इन सीटों पर पहले से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जी। एक जगह से पूनम पासवान है और एक जगह से शकील खान है। जी। तो कुल मिलाकर लगता है मुझे कि ये जो कुछ जो हॉट स्पॉट, जो आपको ये जो कुछ मंदिर की बात बता दी है, जहां जाके आपको सावन में जलाभिषेक करना है, जहां से आपको ये टिकट रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है, तो आज कांग्रेस के बारे में हमने आपको सारी जानकारी अभी दी है। कुछ नाम छूट रहे हैं, बता दूं आपको कि 2-3 नाम छूट रहे हैं जो अंडर करंट में है, जिन जिन नामों को लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही हैं, लेकिन हाँ ये हम बता सकते हैं सेफली जी। इसमें से एक नाम आपने देखिए लिख रखा है, आपने लिखा है अखिलेश सिंह का नाम। जी। अखिलेश सिंह ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में, कांग्रेस में इनकी एक अच्छी लॉबी है, जी। बड़ी लॉबी है, जी। भूमिहार लॉबी इनकी है। जी। जो इनके साथ रहता जी। है वो इनका है, जो इनके साथ नहीं रहता है वो कांग्रेसी भी इनके लिए नहीं है। जी। जबकि खुद कांग्रेस के नहीं है, ये राजद से कांग्रेस में आए हैं और इन्हें इनसाइडर नहीं माना जाता है कांग्रेस में, लेकिन इनके पास बहुत धन है और उस धन की आवश्यकता कांग्रेस को पड़ती है, वक्त दर वक्त पड़ती रही है। जी। और सोनिया गांधी जी के पास इनका बहुत आना जाना अच्छा लगा रहता था शुरू में। राहुल गांधी बहुत इनको भाव नहीं देते हैं और इनको राहुल गांधी से बहुत इत्तेफाक भी नहीं रहता है। राहुल गांधी से भी जो बातचीत करने का लहजा होता है वो बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं होता है, इसलिए राहुल गांधी इनको बहुत इग्नोर करते हैं और इसीलिए इनका अध्यक्ष बनने का कभी सपना पूरा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनके पास टिकटार्थियों की भीड़ लगी रहती है, मैं बता दूं आपको जी। अच्छा खासा प्रभाव इनका पूरा पटना के इस इलाके से आप बढ़िएगा पालीगंज जहाँ तक आप चले जाते हैं और फिर आप चले जाते हैं बक्सर तक, तो इनके लोग हैं वहाँ जो टिकट इनसे डिमांड करते हैं, जो इनके पास बैठे रहते हैं, इनके किचन कैबिनेट है, लेकिन उनको हर बार मुंह की खानी पड़ जाती है बेचारों को, उनको हर बार ये टिकट नहीं दिला पाते हैं। पिछली बार मैं बता दूं कि एक ऐसा ही वाकया था, अशोक चौधरी के माध्यम से कई लोगों को टिकट मिला था, इसमें से तरारी से मनोज उपाध्याय को टिकट मिला था। उनका नाम भी चल गया था, हर जगह खबरों में, ऑफिशियल लेटर में भी उनका नाम आ गया था। अंतिम समय में इन्होंने, देखिए अगर ये बहुत अच्छे जननेता होते तो ये अपने किसी व्यक्ति को वहां से टिकट दिला सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अशोक चौधरी को डैमेज करने के लिए तरारी की सीट से, जबकि वहां से ये है भी नहीं, और इन्होंने वहां से अपना दावेदारी ठोक दी और कैंडिडेट बदलवा दिया वहां से और खुद वहां चुनाव लड़ने चले गए और मुंह की खानी पड़ गई इनको सीपीआई से। तो सोचिए, मतलब ये उन नेताओं में से, अब खुद जैसे प्रेमचंद मिश्रा की बात की, अच्छे नेता है, प्रभावी नेता है, सवर्ण नेता है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत शक्ति की तरह है, शक्ति की तरह। और लेकिन जिस तरह से चुनाव हारे हैं ना, ये जिनका इतिहास जो हारने का चुनाव रहा है, इसकी वजह से इन्हें चुनाव दोबारा लड़ाना कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं था, इसीलिए इन्हें एमएलसी बनाकर सेफ खिलाया गया और कहीं ना कहीं एक ऐसा रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिया गया जहां से ये बस कांग्रेस पार्टी का झंडा ढोएं, बहुत प्रभावित नहीं कर। लेकिन होता क्या है, ये हों या और भी 2-3 लोग हमने जो नाम लिया है, ये लोग बिहार की राजनीति को इस तरह से अपने हाथ में प्रभावित रखना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने में ही हमेशा इनका समय बीत जाता है। अब अखिलेश सिंह की भी वही बात है, अखिलेश सिंह ने भी कई जगहों से ट्राई किया अपना चुनाव लड़ने का तरीका, लेकिन जैसे ही वो तरारी से हारे, पार्टी को समझ में आ गया कि अब जीतने वाले नहीं है। इनके बेटे को भी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के दौरान दे दिया गया था टिकट, रालोसपा की तरफ से टिकट खरीद के उन्होंने दे दिया था आकाश सिंह को, लेकिन क्या हुआ, आकाश सिंह वहां से बुरी तरह से हारे। तो पैसे के दम पे तो चुनाव ये लोग लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं, इसलिए पार्टी ने इनको राज्यसभा देके बोला कि आप सेफ रहिए जरा, आप बिहार की राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलने के चक्कर में मत पड़िए। और ये लोग लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलने के चक्कर में लगाते हैं और यही मदन मोहन झा के लिए असली खतरा है। मदन मोहन झा ये बात नहीं समझते हैं, मदन मोहन झा जी की राजनीति जैसी है, वो सबको अपना बना कर चलना चाहते हैं, लेकिन असल राजनीतिज्ञ उनके जो नहीं होता कि आसपास के लोग जो उनको डिसलॉज करना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोगों का नाम यही है। इंटरनल बातें हैं, वो बातें हैं जो कि छनकर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती हैं, लेकिन मैं सच बोलने का आदमी तो मैं बोल देता हूँ सारी बातें, और ये बातें लगभग स्पष्ट है। अब इसके अलावा और भी कुछ नाम है बिहार की राजनीति में। सदानंद सिंह का नाम ले लीजिए आप, ये दिग्गज नेता है जो कि जिनके यहाँ बहुत बूट पालिश होता है, जो जाते हैं टिकट के लिए, लेकिन इनके खुद के टिकट पे आफत पड़ा हुआ है, मैं बता दूं आपको। निखिल कुमार है, निखिल कुमार की चर्चा आपने की थी,
निखिल कुमार पर भी लोगों को लगता है कि ये बड़े नेता के बेटे हैं, कांग्रेस में बड़ा प्रभाव है, नागालैंड के रहे हैं, हाँ। क्यों ना इनके पास चला जाए। लेकिन इनको पास भी टिकट दिलाने का बहुत अधिकार नहीं है। रिकमेंडेशन कर सकते हैं मीटिंग के लिए, लेकिन टिकट दिलाना इनके पास में नहीं है। वही मीरा कुमार की नाम कोई चर्चा होती है कि मीरा कुमार बोल देंगी तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन मीरा कुमार का हमने देखा था पिछली बार सासाराम से कई लोग उनके आगे पीछे थे जो टिकट चाहते थे, लेकिन नहीं मिल पाया उन्हें टिकट। और ये साबित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई टिकट प्राप्त करने के लिए मदन मोहन झा है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। जी, तो इस तरह आपने आज जाना कि कांग्रेस में जाके कहाँ आपको जलाभिषेक करना है जिससे कि आपको टिकट रूपी फल की प्राप्ति हो। और हमने आपको लगातार अपने कार्यक्रम के दौरान सिलसिलेवार तरीके से आरजेडी के हॉटस्पॉट के बारे में बताया, जेडीयू के हॉटस्पॉट के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको बीजेपी के हॉटस्पॉट के भी बारे में बताया। तो आप ये जो है लगातार हम अपने कार्यक्रम के दौरान ऐसी खबरें आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा जो है हम नए चेहरों का हौसला वर्धन करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस YouTube पे जाना है, भारत लाइव के सारे कार्यक्रम को देखिए और कैसा लग रहा है, जो एक सजेशन होता है, जो आप जनता है, आप दर्शक वर्ग हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप बेबाकी से अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे हम लोग को आगे सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और फिर कल मिलेंगे आपको इसी वक्त में रातों रात कार्यक्रम के दौरान। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।